अस्सलामुअलैकुम। तो क्लास 10th उर्दू का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के सीरीज 2 में आपका स्वागत है। इस सीरीज में आपको 4 से 5 वीडियो रहेगा जिसमें आपको क्लास 10th का उर्दू का ऑल क्वेश्चन कवर कराया जाएगा। इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है 70 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में 100% देखने को मिलेगा। अगर आप ये सीरीज में ज्वाइन होते हैं और ये पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को याद कर लेते हैं तो इस क्वेश्चन से मतलब इस पीडीएफ से आपको कितना क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में रहेगा, 65 से 70 क्वेश्चन 100% मिलेगा। पिछले बार जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी 68 क्वेश्चन इस पीडीएफ से पूछा गया था। इसलिए ये पीडीएफ आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पीडीएफ है। इसको आपको क्या करना है, बस एक बार वीडियो देखना है। वीडियो देखने से होगा आपके दिमाग में ये क्वेश्चन छप जाएगा और आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा तो सेम इसी तरह का ऑप्शन भी रहेगा। ऑप्शन में भी कोई तब्दीली या कोई बदलाव नहीं आता है, इसलिए आपको लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप ये क्लास करते हैं यानी कि 4 से 5 क्लास हम करवाएंगे, अगर आप 4-5 वीडियो मेरा देख लीजिएगा तो 50 में 50 ऑब्जेक्टिव आप सही करके आइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं सीरीज 2 को। सीरीज 1 में हमने 70 क्वेश्चन को कवर करवाए थे जो बेहतरीन तरीके से आपको समझा कर बताए। अगर आप वो क्लास नहीं किए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है जहां से आप क्लास कर लीजिएगा। सवाल नंबर 71 आपका है, 1857 ईस्वी के हंगामा के वक्त सर सैयद कहाँ मामूर थे। 1857 का क्रांति, आप लोग अगर क्लास 12 में जाइएगा और आर्ट्स रखिएगा तो उसमें आपको 1857 की क्रांति पढ़ना ही पड़ेगा। तो उसी को यहाँ कहा जाता है 1857 ईस्वी के हंगामा के वक्त सर सैयद जो थे वो कहाँ थे, तो वह अलीगढ़ में थे। राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 72 करते हैं। 1857 ईस्वी के बाद हिंदुस्तान में सबसे बड़ी इल्मी शख्सियत कौन थी। 1857 ईस्वी का जो क्रांति हुआ था उसके बाद हिंदुस्तान में सबसे बड़े पढ़े लिखे कौन थे, तो सर सैयद अहमद खान। राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल करते हैं। सर सैयद ने कौन सा रिसाला जारी किया। सर सैयद का कौन सा रिसाला है, तो तहज़ीबुल अखलाक नाम का एक रिसाला है जिसको सर सैयद ने लिखे थे। राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल आपका है, असबाब बगावत हिंद के मुसन्निफ कौन है, तो आपको पता होना चाहिए असबाब बगावत हिंद के मुसन्निफ भी सर सैयद अहमद खान थे। राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल आपका है, सर सैयद ने कौन सा मजमून आपके निसाबी किताब में शामिल है, मतलब सर सैयद का कौन ऐसा मजमून है जो हमारे किताब में शामिल है, तो हमको पता है रिया जो आपका चैप्टर नंबर 7 है उसके मुसन्निफ कौन है, सर सैयद अहमद खान। अगला सवाल आपका है, सर सैयद की वालदा का क्या नाम है, तो सर सैयद के वालदा यानी कि अम्मी जान का नाम जो है अजीज़ुन्निसा बेगम है। राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सवाल नंबर 77 आपका है, सर सैयद की पैदाइश कब हुई थी, तो सर सैयद अहमद खान की पैदाइश जो है 1817 ईस्वी में हुई थी। राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल आपका क्या है, अलीगढ़ कॉलेज की बुनियाद किसने डाली। अलीगढ़ कॉलेज, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी आप लोग नाम सुने ही होंगे, उसका बुनियाद किसने डाला ये आपसे पूछा जा रहा है। तो राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सर सैयद अहमद खान। ये आपके सिलेबस का है, ये नहीं कि हम बाहर का क्वेश्चन करवा रहे हैं, आपके सिलेबस का टोटल क्वेश्चन कवर कराएंगे जो इम्पोर्टेंट है और बार बार पूछा जाता है। इस पीडीएफ से आपको 65 से 70 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगर नहीं विश्वास होता है तो पहले आप ये क्लास कर लीजिए, उसके बाद पिछले साल का जो क्वेश्चन पूछा गया उससे आप मिला के देख लीजिएगा। 68 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, हम लोग मिलाए थे। चलिए सवाल नंबर 80 करते हैं। रिया मजमून निगार कौन है। रिया जो आपका चैप्टर है उसके मजमून निगार कौन है यानी कि लेखक कौन है, मुसन्निफ कौन है, तो सर सैयद अहमद खान। राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सवाल घुमा घुमा कर पूछा जाता है, बस आपको समझना है चैप्टर जो रिया है उसका वो एक मजमून है और उसके मजमून निगार कौन है, तो सर सैयद अहमद खान। अगला सवाल क्या है, सर सैयद अहमद खान की वफ़ात कब हुई, तो सर सैयद अहमद खान की वफ़ात जो है 1898 ईस्वी में हुई थी। राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और पैदाइश जो है 1817 ईस्वी में हुई थी। अगला सवाल आपका है, सर सैयद के वालिद का नाम क्या है, तो सर सैयद अहमद खान के वालिद का नाम जो है मीर मुत्तकी है। तो राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मीर मुत्तकी। इसी तरह आपका ऑप्शन भी रहेगा, अगर आप इस वीडियो को देख लीजिएगा तो 100% आपके एग्ज़ाम में 50 में 50 ऑब्जेक्टिव सही हो जाएगा। सवाल नंबर 83 आपका है, सर सैयद अहमद खान कहाँ पैदा हुए, तो सर सैयद अहमद खान जो है अलीगढ़ नहीं दिल्ली में पैदा हुए थे। राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और अलीगढ़ में जो है इनकी वफ़ात हुई थी। और मदफून कहाँ ये पूछा जाएगा तो अलीगढ़ में।
चलिए सवाल नंबर 84 करते हैं। नासिह का मतलब होता है, तो नासिह का मतलब होता है नसीहत करने वाला। राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 85 करते हैं। अब्दुल मुगनी की पैदाइश कब हुई? तो डॉक्टर अब्दुल मुगनी की पैदाइश जो है 1934 ईस्वी में हुई थी। और कहाँ हुई थी? तो औरंगाबाद में हुई थी। याद रखना, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। अगला सवाल आपका है, अदब के पहचान के मजमून निगार कौन है? आपका चैप्टर है अदब के पहचान, जो चैप्टर नंबर 8 है, वो एक मजमून है, और उस मजमून के मजमून निगार कौन है? तो डॉक्टर अब्दुल मुगनी। राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल करते हैं। डॉक्टर अब्दुल मुगनी का कौन सा मजमून आपके निसाब में शामिल है? यानी कि डॉक्टर अब्दुल मुगनी का जो मजमून है, कौन सा मजमून है जो हमारे किताब में शामिल है? बहुत सारे मजमून लिखे हैं, लेकिन हमारे किताब में डॉक्टर अब्दुल मुगनी का एक मजमून है, उसका नाम है क्या? अदब की पहचान। राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल आपका क्या है? अब्दुल मुगनी ने किस मदरसा में तालीम हासिल की? तो डॉक्टर अब्दुल मुगनी जो है मदरसा शमसुल हुदा में तालीम हासिल किए थे। राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मदरसा शमसुल हुदा। सवाल नंबर 89 आपका है, डॉक्टर अब्दुल मुगनी ने मदरसा शमसुल हुदा में कहाँ तक तालीम हासिल की? दोनों क्वेश्चन पूछा जाता है, दोनों में से कोई एक ना एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो डॉक्टर अब्दुल मुगनी ने किस मदरसा में तालीम हासिल की? तो मदरसा शमसुल हुदा। और मदरसा शमसुल हुदा में तालीम तो हासिल किए थे, लेकिन कहाँ तक तालीम हासिल की? तो दर्जा आलिम तक। ये भी आपको पता ही होगा। राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल आपका है, इनमें से अब्दुल मुगनी की किताब कौन सी है? नीचे जो 4 ऑप्शन दिख रहा है आपको, इनमें से डॉक्टर अब्दुल मुगनी की कौन सी किताब है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आपको पता है तश्कील जदीद जो है डॉक्टर अब्दुल मुगनी की किताब का नाम है। चलिए सवाल नंबर 91 करते हैं। डॉक्टर अब्दुल मुगनी ने अपनी मुलाजमत का आगाज़ किस कॉलेज से किया? तो डॉक्टर अब्दुल मुगनी जो है अपनी नौकरी का शुरुआत किस कॉलेज से किया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो पटना कॉलेज से। राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 92 करते हैं। पटना कॉलेज में डॉक्टर अब्दुल मुगनी की बहाल किस हैसियत से हुई थी? तो डॉक्टर अब्दुल मुगनी की नौकरी की शुरुआत जो है पटना कॉलेज से तो हुआ था, लेकिन पटना कॉलेज में किस हैसियत से बहाल यानी कि नौकरी हुई थी? तो लेक्चर यानी कि पढ़ाने के लिए। चलिए सवाल नंबर 93 करते हैं। डॉक्टर अब्दुल मुगनी के वालिद का क्या नाम है? तो डॉक्टर अब्दुल मुगनी के वालिद का नाम जो है मौलाना अब्दुल रऊफ़ है। तो मौलाना नहीं है आपके ऑप्शन में, अब्दुल रऊफ़ ऑप्शन नंबर बी में है। तो राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सवाल नंबर 94 आपका है, डॉक्टर अब्दुल मुगनी की इब्तिदाई तालीम कहाँ हुई? तो डॉक्टर अब्दुल मुगनी जो थे उनकी शुरुआती तालीम घर पे ही हुई थी, क्योंकि उनके वालिद साहब जो है वो मौलाना थे, वो उनको पढ़ाया करते थे। चलिए सवाल नंबर 95 करते, 95 ही है ना? हाँ। डॉक्टर अब्दुल मुगनी ने कितनी किताबें लिखे? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको पता ही होगा। डॉक्टर अब्दुल मुगनी टोटल 20 किताबें लिखे हैं। तो राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 96 करते हैं। उर्दू तनकीद में अब्दुल मुगनी का ख़ास मैदान क्या रहा? उर्दू तनकीद में अब्दुल मुगनी का ख़ास मैदान जो है इकबाल का रहा। राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, भीमराव अंबेडकर की पैदाइश कब हुई? तो भीमराव अंबेडकर की पैदाइश जो है 1891 ईस्वी में कहाँ हुई थी? महू सेंट्रल इंडिया में। याद रखना, ये क्वेश्चन भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए सवाल नंबर 98 करते हैं। भीमराव अंबेडकर आज़ाद हिंदुस्तान के किस ओहदे पर फाइज हुए? भीमराव अंबेडकर जो है हिंदुस्तान को आज़ाद होने के बाद किस ओहदे पर फाइज हुए थे? तो आपको पता होना चाहिए, वज़ीर कानून के ओहदे पर फाइज हुए थे। यानी कि संविधान जो है हमारा कौन लिखे थे? भीमराव अंबेडकर ही लिखे थे, तो आपको पता ही होगा। चलिए सवाल नंबर 99 करते हैं। भीमराव की शादी किससे हुई? तो भीमराव की शादी, इसमें आप लोग कंफ्यूज हो जाते होंगे। भीम से भीमाबाई होता है, तो उसकी माँ का नाम था भीमाबाई। तो भीमाबाई से तो उसकी माँ थी यानी कि वालदा थी, तो माँ से कोई शादी करता है नहीं ना। तो भीमाबाई तो आपके ऑप्शन में भी नहीं दिया हुआ है। अगर आपके ऑप्शन में दिया रहता है तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए आज से कन्फ्यूज़न दूर कर लीजिए। भीमराव की वालदा का नाम भीमाबाई, भीमाबाई। और अहलिया का नाम या किससे शादी हुई? तो रामाबाई की नाम की एक लड़की थी जिससे भीमराव अंबेडकर की शादी हुई थी। तो राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 100 करते हैं। बुद्ध मज़हब में नरवान का क्या तस्वुर है? तो बुद्ध मज़हब में नरवान का तस्वुर जो है खुदा का इरफान हासिल करना। राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल आपका है, भीमराव अंबेडकर के वालिद का नाम क्या था? तो रामजी मालूजी सकपाल भीमराव के वालिद का नाम था। राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
अगला सवाल आपका है, भीमराव कितने साल के थे कि इनके वालदा का इंतकाल हो गया था। भीमराव जो थे 6 साल के थे कि इनके वालदा यानी कि अम्मी जान का इंतकाल हो जाता है। राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। अगला सवाल आपका है, वालदा के इंतकाल के बाद भीमराव की परवरिश किसने की। जब भीमराव अंबेडकर के वालदा का इंतकाल हो जाता है तो उसकी परवरिश यानी कि देखभाल किसने की थी, तो उनकी फूफी ने की थी। राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल करते हैं, भीमराव किस उम्र से स्कूल में दाखिला हुआ। भीमराव की किस उम्र से स्कूल में दाखिला हुआ, मतलब भीमराव कितने साल के थे कि स्कूल में उनका दाखिला हो जाता है, तो राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 5 साल के जब थे भीमराव अंबेडकर तो स्कूल में उनका दाखिला होता है। चलिए सवाल नंबर 105 करते हैं, भीमराव की मादरी ज़बान क्या थी। तो भीमराव की मादरी ज़बान जो है गुजराती। मादरी ज़बान मतलब माता का ज़बान, यानी कि जैसे हम लोग पैदा हुए कहाँ, बिहार में। बिहार में कहाँ, तो मिथिला में, लेकिन हम लोग का तो मिथिला होना चाहिए, लेकिन फिर भी हमारे गांव के हिसाब से मिथिला नहीं है, वो उर्दू और हिंदी का मिला हुआ कुछ वर्ड है। जैसे हम लोग बात करते हैं तो उसी को मादरी ज़बान कहा जाता है। जो अपने गांव घर का लैंग्वेज होता है उसे मादरी ज़बान। तो भीमराव का मादरी ज़बान क्या था, गुजराती। राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल आपका है, लुत्फ़ुर रहमान की पैदाइश किस जिला में हुई। तो आपको पता होना चाहिए लुत्फ़ुर रहमान की पैदाइश जो है बुनियारपुर छपरा जिला में हुई थी। राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 107 करते हैं, आपके निसाबी किताब का क्या नाम है। तो आपको पता होना चाहिए आपके किताब जो अभी आप कौन सी किताब का क्वेश्चन बना रहे हैं, तो आपके निसाबी किताब का नाम जो है दरख्शा दोम है। राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल आपका है, आपके निसाबी किताब यानी कि दरख्शा दोम में लुत्फ़ुर रहमान का कौन सा मजमून शामिल है। आपका जो किताब दरख्शा है उसमें लुत्फ़ुर रहमान का कौन सा मजमून शामिल है, तो उर्दू ड्रामा निगारी और आगा हशर जो है लुत्फ़ुर रहमान का मजमून है। तो राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल आपका है, लुत्फ़ुर रहमान किस पार्टी के वज़ीर और एमएलए थे। तो लुत्फ़ुर रहमान जो है राष्ट्रीय जनता दल के वज़ीर और एमएलए थे। राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 110 करते हैं, लुत्फ़ुर रहमान के किसी एक किताब का नाम लिखिए। तो लुत्फ़ुर रहमान के किसी एक किताब का नाम क्या है, नक़द निगाह। राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नक़द निगाह जो है लुत्फ़ुर रहमान का किताब है। चलिए सवाल नंबर 111 करते हैं, मजमून उर्दू ड्रामा निगारी आगा हशर के मुसन्निफ़ कौन है। यानी कि लुत्फ़ुर रहमान का मजमून जो उर्दू ड्रामा निगारी और आगा हशर है उसके मुसन्निफ़ पूछा जा रहा है, यानी कि उसके लेखक का नाम पूछा जा रहा है, तो लुत्फ़ुर रहमान। राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 112 करते हैं, लुत्फ़ुर रहमान के वालिद का क्या नाम था। मौलवी अब्दुल गफ़ूर। तो राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लुत्फ़ुर रहमान के वालिद का नाम अब्दुल गफ़ूर। चलिए सवाल नंबर 113 करते हैं, लुत्फ़ुर रहमान की वालदा का क्या नाम था। तो लुत्फ़ुर रहमान के वालदा का नाम जो है बीबी आमना खातून। राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल आपका है, लुत्फ़ुर रहमान का आबाई वतन कहाँ है। तो रेढवा दरभंगा। लुत्फ़ुर रहमान का आबाई वतन अगर पूछा जाएगा तो रेढवा दरभंगा। चलिए सवाल नंबर 115 करते हैं, लुत्फ़ुर रहमान ने कहाँ तक तालीम हासिल की। तो PhD तक तालीम हासिल की थी लुत्फ़ुर रहमान। राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 116 करते हैं, लुत्फ़ुर रहमान ने अपनी तदरीसी ज़िंदगी का आगाज़ किस यूनिवर्सिटी से किया। तो लुत्फ़ुर रहमान जो है अपनी शुरुआती ज़िंदगी का आगाज़ भागलपुर यूनिवर्सिटी से किया था। राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल आपका है, लुत्फ़ुर रहमान की शायरी के किसी एक मजमुआ का नाम लिखिए। तो लुत्फ़ुर रहमान का शायरी का एक मजमुआ का नाम है बोसाए नम। राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल आपका है, लुत्फ़ुर रहमान किस ओहदे से सबकदोश हुए। यानी कि लुत्फ़ुर रहमान किस ओहदे पर थे कि रिटायर हुए थे। तो शोबाए उर्दू। राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 119 करते हैं, आर्यभट्ट की पैदाइश कब हुई थी। तो आर्यभट्ट की पैदाइश जो है 476 ईस्वी में हुई थी। राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सवाल नंबर 120 आपका है, आर्यभट्ट ने अपना तजुर्बा गाह कहाँ कायम किया। तो आर्यभट्ट जो है अपना तजुर्बा गाह जो है त्रेगना में कायम किया था। राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल करते हैं, आर्यभट्ट और त्रेगना के मुसन्निफ़ कौन है। आर्यभट्ट और त्रेगना जो आपके चैप्टर है उसके लेखक कौन है ये आपसे पूछा जा रहा है, तो ये माखूज़ है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। चलिए अगला सवाल करते हैं, आर्यभट्ट की वफ़ात कितने उम्र में हुई। यानी कि आर्यभट्ट कितने साल इस दुनिया में रहे। तो 88 साल। राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 123 सवाल आपका है। सवाल नंबर 123, किस साइंसदान ने पहली बार साबित किया कि ज़मीन गोल है।
कौन ऐसे साइंसदां है जो पहली बार साबित किया था ज़मीन गोल है? तो आर्यभट्ट ने ही साबित किया था। राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल आपका है, आर्यभट्ट ने आर्य सिद्धांत और तंत्र नाम की किताब के मुसन्निफ कौन है? आर्यभट्ट ने, ये आपका सवाल यहाँ से शुरू होता है, सवाल देख लीजिए। आर्य सिद्धांत और तंत्र नाम की किताब के मुसन्निफ कौन है? तो आर्यभट्ट आर्य सिद्धांत, इस तरह से भी आप लोग याद रख सकते हैं। तो इस तरह का सवाल आप लोग देखिएगा तो आर्यभट्ट आपके ऑप्शन में जहाँ दिख जाएगा उसमें आपको टिक कर देना है। चलिए सवाल नंबर 125 करते हैं। किसी सितारा या सैयारा पर पर्दा पड़ जाने को क्या कहते हैं? तो ग्रहण जब आता है तो किसी सितारा या सैयारा पर पर्दा पड़ जाता है तो सूरज ग्रहण या चांद ग्रहण होता है। तो राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 126 करते हैं। चांद किसका तवाफ करता है? ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आंसर आपको पता होगा। तो चांद किसका तवाफ करता है? सवाल नंबर 126 का भी आंसर हम कमेंट बॉक्स में देखना चाहते हैं। तो देखते हैं किस किस का आंसर आता है कमेंट बॉक्स में। चलिए सवाल नंबर 27 करते हैं। तवाफ का मतलब क्या होता है? तो तवाफ का मतलब होता है चारों तरफ घूमना, यानी कि चक्कर लगाना। राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल करते हैं। ज़मीन किसका तवाफ करता है? तो ये सवाल दोनों एक दूसरे के उल्टा सवाल है। चांद किसका तवाफ करता है और ज़मीन किसका तवाफ करता है? 126 और 128 का आंसर देखते हैं कौन कौन स्टूडेंट है जो कमेंट बॉक्स में देकर जाते हैं, तो समझ में आएगा, ये सब पढ़ने वाले हैं। चलिए अगला सवाल करते हैं। आर्यभट्ट की पैदाइश कहाँ हुई? तो आर्यभट्ट की पैदाइश जो है बिहार में हुई थी। राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बिहार में कहाँ? तो खगोल में, त्रिगना में। चलिए सवाल नंबर 130 करते हैं। मुल्क व गैर मुल्क के साइंसदां सूरज ग्रहण का मुशाहिदा के लिए कब पटना पहुँचे? मुल्क व गैर मुल्क, यानी कि हमारे मुल्क और दूसरे मुल्क से भी साइंसदां सूरज ग्रहण का मुशाहिदा यानी कि उसका जांचने के लिए पटना कब पहुंचे थे? तो 2009 ईस्वी में आए थे। राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल करते हैं। 2009 ईस्वी जैसे सूरज ग्रहण को दोबारा देखने के लिए कितना इंतज़ार करना पड़ेगा? यानी कि 2009 में जैसा सूरज ग्रहण आया था उसको फिर से हम दोबारा देखने के लिए कितना इंतज़ार करेंगे? तो 123 साल। राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 132 करते हैं। हिंदुस्तान में गुप्त दौर को कैसा दौर कहा जाता है? तो गुप्त दौर यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य का दौर या गुप्त काल का बात बताया जा रहा है। हिंदुस्तान में गुप्त दौर यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो ज़माना चल रहा था उस दौर को कैसा दौर कहा जाता है? तो सुनहरा दौर कहा जाता है। राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 133 करते हैं। डिप्टी नज़ीर अहमद की पैदाइश किस जिला में हुई थी? तो डिप्टी नज़ीर अहमद की पैदाइश जो है किस जिला में हुई थी? बिजनौर में। राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल करते हैं। नज़ीर अहमद का ताल्लुक़ उर्दू नसर के किस मुसन्निफ से था? नज़ीर अहमद का ताल्लुक़ जो है उर्दू नसर के किस मुसन्निफ से था? तो आपको पता है नज़ीर अहमद नावल लिखा करते थे। राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन 12वीं में भी पूछा जाता है, क्योंकि 12वीं का जो पहला चैप्टर है नज़ीर अहमद की कहानी, कुछ मेरी कुछ उनकी ज़बानी, ये एक खाका है जिसके मुसन्निफ जो है फ़रातुल्लाह बेग है। तो नज़ीर अहमद के कहानी का ताल्लुक़ उसमें पूछा जाता है तो उसका आंसर रहता है खाका। और पूछा जाएगा नज़ीर अहमद के किस से ताल्लुक़ था? तो नज़ीर अहमद का ताल्लुक़ तो नावल से था ना। तो अगर आप क्लास 10 से ही पढ़ते चलेंगे तो क्लास 12 में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, और क्लास 12 में भी हम आपको बेहतरीन तरीके से उर्दू का तैयारी करवा देंगे। इसलिए अगर अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए सवाल नंबर 135 करते हैं। नज़ीर अहमद की पैदाइश कब हुई? तो 1836 ईस्वी। राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल आपका है। नज़ीर अहमद के वालिद का नाम क्या है? तो नज़ीर अहमद के वालिद का नाम जो है सआदत अली। राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल करते हैं। नज़ीर अहमद आला तालीम हासिल करने के लिए कहाँ गए थे? तो नज़ीर अहमद जो है आला तालीम हासिल करने के लिए दिल्ली गए थे। राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 138 करते हैं। नज़ीर अहमद ने दिल्ली के किस कॉलेज में दाखिला लिया? तो दिल्ली कॉलेज में नज़ीर अहमद जो है दिल्ली कॉलेज में दाखिला लिया था। चलिए सवाल नंबर 139 करते हैं। नज़ीर अहमद ने कितने रुपया माहौर पर मुलाजमत इख्तियार की? नज़ीर अहमद कितने रुपये महीने पर नौकरी करना शुरू किए थे? तो राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 40 रुपये। और ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए 140 करते हैं।
नज़ीर अहमद का तबादला यानी कि ट्रांसफ़र कानपुर में किस ओहदे पर हुआ था? नज़ीर अहमद का ट्रांसफ़र जो है कानपुर में किस ओहदे पर हुआ था? तो डिप्टी इंस्पेक्टर के ओहदे पर। राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल आपका है, हमीदा नुसू की कौन थी? तो हमीदा जो है नुसू की बेटी थी। राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आपका चैप्टर क्या है? फहमीदा और मजली बेटी हमीदा की गुफ्तगू चैप्टर का नाम है। तो फहमीदा कौन है? तो नुसू की अहलिया है और मजली बेटी हमीदा की गुफ्तगू। तो नुसू की बेटी कौन है? हमीदा। तो आपका सवाल यहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, हमीदा नुसू की कौन थी? बेटी। राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 142 करते हैं। नाविल तौबतुन नुसू के मरकज़ी किरदार कौन है? नाविल तौबतुन नुसू यानी कि आपका एक चैप्टर है नाविल जिसका नाम क्या है? तौबतुन नुसू। तो उसमें मरकज़ी किरदार जो है हमीदा है, नुसू है। राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 143 करते हैं। उर्दू में पहला नाविल निगार किसे कहते हैं? तो उर्दू में पहला नाविल निगार जो है डिप्टी नज़ीर अहमद को कहा जाता है। और उर्दू का पहला खाका निगार क्लास 12 में पूछा जाता है। आपके लिए तो इम्पोर्टेंट है नहीं, फिर भी जान लीजिए, क्योंकि आप अगर क्लास 10th में तो क्लास 12 में पढ़ेंगे ही, और क्लास 12 में आपको दिक्कत नहीं होगा। तो उर्दू का पहला खाका निगार जो है मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग को कहा जाता है। अगला सवाल आपका है, हमीदा फहमीदा की कौन थी? तो हमीदा जो है फहमीदा की बेटी थी। हमीदा फहमीदा की कौन थी? तो हमीदा नुसू की भी बेटी है और फहमीदा की भी बेटी है। और फहमीदा कौन है? तो नुसू की अहलिया का नाम है। तो उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट अगर आपको याद रहेगा तो आप गलती नहीं कीजिएगा। चलिए सवाल नंबर 145 करते हैं। डिप्टी नज़ीर अहमद किस नाविल के मुसन्निफ़ है? डिप्टी नज़ीर अहमद जो है वो किस नाविल के मुसन्निफ़ है? तो आपका चैप्टर ही है तौबतुन नुसू, जिसके मुसन्निफ़ कौन है? डिप्टी नज़ीर अहमद। तो राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल आपका है, तौबतुन नुसू किसका नाविल है? तो तौबतुन नुसू जो है डिप्टी नज़ीर अहमद का ही नाविल है ना। तो राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 147 करते हैं। वालिद की वफ़ात के बाद गालिब की परवरिश किसने की? तो उनके चचा ने किए थे। राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चचा का नाम क्या है? तो चचा नसरुल्लाह। चलिए अगला सवाल करते हैं। गालिब के वालदा का क्या नाम है? तो गालिब मिर्ज़ा गालिब के वालदा का नाम जो है इज़्ज़तुन निसा बेगम। राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 149 करते हैं। गालिब का असल नाम क्या था? तो आपको पता है गालिब जो है मिर्ज़ा गालिब, उसका असल नाम जो है मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान गालिब। तो असदुल्ला ख़ान राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए लास्ट सवाल है आज का। गालिब ने इब्तिदाई तालीम किससे हासिल की? तो गालिब की शुरुआती तालीम जो है किससे हुई थी? मौलवी मुअज़्ज़म से। राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल आपका गालिब का ही है, तो चलिए करा देते हैं। सवाल नंबर 51 भी आपका, गालिब का पहला तखल्लुस क्या? तखलीस लिखा गया है यहाँ पे, होना चाहिए गालिब का पहला तखल्लुस क्या है? तो मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान गालिब उसका पूरा नाम है। तो पहला तखल्लुस जो है असद था। राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 152 देखते हैं। अगर गालिब वाला होगा तो करा देंगे। गालिब हाँ, अभी जितना गालिब वाला चैप्टर है उसको पहले कवर करा देते हैं। तो गालिब की बेगम का नाम जो है अमराव बेगम। तो अमराव बेगम कहाँ है? तो राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। गालिब की बेगम का नाम क्या है? अमराव बेगम। चलिए अगला सवाल करते हैं। शादी के बाद गालिब ने कहाँ सकूनत इख्तियार किया? तो शादी जब हुआ था तो गालिब का, तो शादी के बाद कहाँ चले गए थे और वहीं रहने लगे? तो आगरा। राइट, आगरा नहीं दिल्ली चले गए थे। आगरा में तो गालिब की पैदाइश हुई थी ना। तो राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल आपका है, गालिब की पैदाइश कहाँ हुई थी? तो गालिब की पैदाइश जो है आगरा में हुई थी और शादी के बाद वो चले गए थे दिल्ली और वहीं सकूनत इख्तियार कर लिए थे। चलिए सवाल नंबर 155 करते हैं। गालिब के किसी एक खतूत के मजमुआ का नाम लिखिए। ये भी गालिब का जितना भी क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इससे बहुत सारा क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो गालिब के खतूत का मजमुआ का नाम क्या है? औध हिंदी, उर्दू महल्ला और औध हिंदी। तो आपके ऑप्शन में औध हिंदी कहाँ है? तो सी में। राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल आपका है, गालिब के शामिल निसाब खतूत किसके नाम है? यानी कि आपके किताब में जो गालिब का खतूत है वो किसके नाम है? तो करामत अली हमदानी के नाम। राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 157 करते हैं। मिर्ज़ा गालिब की वफ़ात कब हुई? तो मिर्ज़ा गालिब की वफ़ात जो है कब हुई थी? याद है आपको? महात्मा गांधी की पैदाइश कब हुई थी? 1869 ईस्वी को, और उसी साल गालिब का वफ़ात है। तो महात्मा गांधी की पैदाइश और गालिब का वफ़ात
इससे आप लोग को याद रखना है। मिर्ज़ा गालिब की वफ़ात कब हुई थी? 1869 ईस्वी में। उसके बाद फिर महात्मा गांधी की पैदाइश हुई थी, फिर जाकर जब तक अंग्रेज़ का ज़माना चल रहा था, आपको पूरा पता ही होगा। चलिए हम आगे सवाल पढ़ते हैं। गालिब ने कितने खतूत लिखे? तो गालिब के टोटल खतूत जो है 900 है। तो राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल आपका है, गालिब की वफ़ात कहाँ हुई? तो गालिब शादी के बाद दिल्ली में रहने लगे, तो दिल्ली में ही गालिब की वफ़ात हो जाता है। और गालिब की पैदाइश आगरा में हुई थी। चलिए सवाल नंबर 160 करते हैं। मकतूब किस ज़बान का लफ्ज़ है? तो मकतूब जो है अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। और मकतूब जो है ख़त, तो मकतूब से क्या निकलता है? ख़त। बहुत सारे ख़त है तो ख़त की जमा मकतूब। ख़त की खतूत, खतूत का मकतूब होगा। तो यहाँ पे आपका 160 सवाल कंप्लीट हो चुका है सीरीज़ 2 में। अगला सीरीज आपका रहेगा सीरीज़ 3, जिसमें 161 से जहाँ तक मुमकिन हो सकेगा हम ले कर चलेंगे और कोशिश करेंगे आपका उर्दू कवायद वाला जो वीडियो है, यानी कि इसी PDF के लास्ट में आप लोग देखिएगा उर्दू ग्रामर से कितना है। मात्र 70 इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अगर आप ये सब देख लीजिएगा तो 100% उर्दू का ग्रामर भी बेहतरीन तरीके से आपका कवर हो जाएगा। और वैसे उर्दू ग्रामर तो हम जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है तो टॉपिक वाइज कवर करवाते हैं, यानी कि पहले उस टॉपिक को बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन करके आपको समझा देते हैं। उसके बाद फिर जब आपका टॉपिक क्लियर हो जाता है तो उसी टॉपिक से प्रैक्टिस के लिए 4 से 5 क्वेश्चन लाते हैं, ताकि आपके दिमाग में समझ में आ जाए कि हमारे एग्ज़ाम में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, अब हमसे गलती नहीं होगा। देखिए उर्दू ग्रामर, उर्दू कवायद का ये 70 क्वेश्चन है। 1-2 क्वेश्चन आप देखिए माने के एतबार से इसमें की कितनी किस्में है, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ज़रूरत की जमा ये भी इम्पोर्टेंट है। वकील की जमा इम्पोर्टेंट है। तुम कहाँ गए थे जुमला मुकम्मल कीजिए, ये भी बार बार पूछा जाता है। इबादत की जमा पूछा जाता है। लुत्फ़ की जमा ये भी पूछा जाता है। मकतूब की जमा पूछा जाता है। यानी कि जितने भी हम क्वेश्चन ग्रामर का करवाएंगे टोटल आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा। इसलिए ये वाला सीरीज़ आप मिस ना कीजिएगा। अगर आप क्लास 10th में हो तो ये सीरीज़ आप लोग कंप्लीट कीजिए, देखिएगा आपका ऑब्जेक्टिव कितना बेहतरीन तरीके से तैयार हो जाता है। तो चलिए मिलते हैं अगले सीरीज़ में। अस्सलामु अलैकुम।